जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। चलिए क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। फिर पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़े और चढ़ के उतर जाए तो उसका विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। ये कोई सीढ़ी है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ा ऊपर को, ये वापस नीचे आ गया, तो ये जिस स्थान पर था उसी स्थान पे वापस आ गया। तो दोस्तों जब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य का मान शून्य होता है, याद रखना, क्योंकि कार्य W बराबर होता है F.S cos थीटा। यह होता है कार्य का। अगर हमने s को शून्य कर दिया तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये शून्य हो जाएगी, तो W का मान क्या होगा, फिर शून्य होगा। तो याद रखिएगा, जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान शून्य होता है। और दोस्तों कार्य शून्य और कब हो सकता है, यदि थीटा का मान कितना हो, 90 हो। थीटा का मान 90 हो तो ये इस तरह से बनेगा, W बराबर F.S cos 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W का मान क्या होगा, आपका 0 होगा। याद रखना कार्य का मान 0 हो सकता है यदि विस्थापन शून्य हो और जो थीटा है वो 90 डिग्री का हो। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया धनात्मक, जब कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा समान होगी। बल और विस्थापन की दिशा क्या हो, समान हो, तो कार्य धनात्मक होगा। उसके बाद में काम ऋणात्मक कब होगा, काम ऋणात्मक होगा जब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब कार्य ऋणात्मक होगा। क्लियर हुआ। और यदि थीटा 180 का बने तब भी काम कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे दोस्तों, W बराबर F.S cos थीटा, यही तो हमको पता है cos थीटा। अब cos थीटा मतलब थीटा मतलब 180, तो cos 180 का मान क्या होता है, -1, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, W की माइनस में आएगी। तो काम ऋणात्मक होगा कब, जब थीटा का मान 180 हो। क्लियर हुआ दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक है जूल, और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 0। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पारसेक जो मात्रक है ये दूरी का मात्रक है। क्लियर हुआ। अब एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। याद रखना ये मीटर में है, 10 की पावर 16 मीटर। पारसेक दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी से मापी जाती है, तो आपको इसका याद रखना है। दोस्तों पारसेक के अतिरिक्त आपसे पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष, दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का ही मतलब इकाई है, दूरी की मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ये होते हैं आपके 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर हुआ। और अगर इसको किलोमीटर में पूछता तब, दोस्तों यदि इसको किलोमीटर में पूछेगा तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 1.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर किलोमीटर में है तो 10 की पावर 12 बनेगी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों। पारसेक के अतिरिक्त आपसे एक मात्रक और पूछता है एग्जाम में, और वो है आपका नॉटिकल मील। नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील, ये भी पूछता है एग्जाम में, समुद्री मील। तो एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर, याद रखना इसके बारे में, 1.852 किलोमीटर। क्लियर। और एक मात्रक और आप याद रखें, क्यूसेक। एक क्यूसेक बराबर कितना पानी होता है। दोस्तों क्यूसेक जो होता है ये पानी के बहाव का मात्रक है। प्रति सेकंड एक घन फुट पानी का जो बहाव है उसको क्यूसेक में बोलेंगे। तो एक क्यूसेक बराबर कितना होता है, एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर पर सेकंड, यानी कि 28.317 लीटर पर सेकंड पानी
ये इतना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बारे में आप याद रखिएगा। पारसेक का मात्रक कितना होता है, वो होता है आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर। और पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। दोस्तों अदिश राशि कौन सी नहीं है, द्रव्यमान है, घनत्व अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो ये अदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। दोस्तों ध्वनि का अधिकतम वेग पूछा है, कब होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, याद रखिएगा। दोस्तों वैसे हम अगर एक एवरेज देखें तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर हुआ। और हम बात करें ध्वनि की, मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ये भी आप याद रखिएगा। मस्तिष्क पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। और आपको बता दूं जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। डेसिबल क्या है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। क्लियर हुआ। दोस्तों ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती। और यही कारण है कि अंतरिक्ष में दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेस्ला होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। दोस्तों वैसे टेस्ला एक कंपनी भी अमेरिका की, और इसके जो मालिक है वो है एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी का नाम भी है टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वो है टेस्ला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, इसमें क्या कहा गया, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता जी से। जी का मान अगर बढ़े या घटे, डब्ल्यू बराबर होता है mg, मतलब भार जो होता है इसका मान परिवर्तित होता है किस जी के मान के परिवर्तित होने से। तो द्रव्यमान के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। याद रखना द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु को आप अंतरिक्ष में लेके जाएं, चांद पर लेके जाएं, मंगल ग्रह पर लेके जाएं, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ भार में परिवर्तन हो सकता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर हम भार की बात करें डब्ल्यू बराबर mg, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार उसके भार का 1/6 होगा। सॉरी दोबारा बताता हूँ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। याद रखना, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के 60 न्यूटन भार है, तो ये चंद्रमा पे जाने पे कितना हो जाएगा इसका भार, ये 1/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 न्यूटन भार। तो याद रखना, यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर मतलब 60 किलोग्राम की है तो चंद्रमा पर जाने के बाद वो 10 किलोग्राम की हो जाएगी, 10 न्यूटन भार हो जाएगा उसका। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जी के जो मान है उस पर भार डिपेंड करता है। जी का मान बढ़ने से भार बढ़ेगा और जी का मान घटने से भार घट जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों कमेंट में लिख के बताइएगा भार कैसी राशि है, भार सदिश राशि है या अदिश राशि है, यह मुझे बताना है ज़रूर आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। दोस्तों पानी में नमक मिलाने पर जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब कोई भी अवाष्पशील जब कोई हम अवाष्पशील पदार्थ है और जल में मिलाते हैं तो उससे जल का जो विलायक है या जल का वाष्प दाब घट जाता है।
कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जल का क्या होगा, जल का जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा, जिसके कारण विलय के कण विलायक की सतह पर बैठ जाते हैं और जिससे विलायक की सतह को वो घेर लेते हैं, और विलायक की सतह को घेर लेने से विलायक का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। तो कोई भी ऐसा एजेंट जो विलायक के जल वाष्प दाब को कम कर दे, और विलायक में कम वाष्प दाब को कम करने पर क्या होगा, उसका जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। तो ये नमक भी वही काम करती है, ये जल के वाष्प दाब को कम कर देती है और कम होने पर जो उसका क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। लेकिन क्वथनांक और गलनांक में जो संबंध है वो उल्टा संबंध है। यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है वो घट जाता है। तो हम देख रहे होंगे कि क्वथनांक बढ़ रहा है तो गलनांक ऑटोमेटिक क्या होगा, घट जाएगा। तो आप याद रखें, विलायक के वाष्प दाब को कम करने वाले विलायक में कोई एजेंट मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाए तो उससे क्वथनांक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घटेगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाता है। अच्छा दोस्तों, हम बात करें नमक की, तो नमक NaCl होता है, ये भी आप याद रखें। आपने देखा होगा कि नमक अक्सर सील जाता है कभी कभी, तो नमक में किस चीज़ की अशुद्धि होती है दोस्तों? मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि के कारण नमक जो होता है वो सील जाता है, इसमें नमी आ जाती है। दोस्तों हम बात करें क्वथनांक की, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कितना है, वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो केवल प्रकाश में होती है, जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती? ये हमें बताना है, प्रकाश की घटना बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखें, व्यतिकरण ये दोनों में होता है, विवर्तन भी दोनों में होता है, परावर्तन भी दोनों में होता है। लेकिन जो ध्रुवण की घटना है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, मतलब प्रकाश में ही ध्रुवण होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता। दोस्तों ध्रुवण होता क्या है, ध्रुवण होता क्या है तो मैं आपको बताऊं। जैसे कोई प्रकाश तरंग है और इसमें माध्यम के जो कण हैं वो सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, इस तरह से ये कंपन हो रहा है इसके, इस तरह से। अब ये जो प्रकाश जा रहा है इसमें कई तल में कंपन है इस तरह से। लेकिन जब इस प्रकाश को आप किसी क्रिस्टल से गुजारें, कोई ये क्रिस्टल मान लें, इस क्रिस्टल से गुजारने के बाद में यदि कंपन एक ही तल में हो तो ऐसे प्रकाश को बोलेंगे हम ध्रुवित प्रकाश। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कंपन विभिन्न तलों में होते हैं वो अध्रुवित प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश जिसमें कंपन एक ही तल में हो वो ध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की क्रिया या घटना क्या कहलाती है? वो ध्रुवण कहलाती है, याद रखना। अध्रुवित प्रकाश वो है जिसमें कई तल में कंपन होते हैं, और ध्रुवित वो है जिसमें कंपन एक तल में होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ध्रुवण कहलाती है। और दोस्तों ध्रुवण के बारे में एक बिंदु और याद रखना, जब ध्रुवण होता है तो उसमें जो मतलब प्रकाश के कण हैं वो लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करेंगे, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ध्वनि में कौन सी घटना नहीं होती, ध्रुवण की घटना नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका विवर्तन। विवर्तन का एक उदाहरण आप याद रखेंगे, सीडी की परत आपने देखी होगी, सीडी का जो चक्का होता है उसकी परत पर कई सारे रंग दिखाई देते हैं, वो किसके कारण है? वो विवर्तन के कारण है। अच्छा व्यतिकरण का कोई उदाहरण? दोस्तों व्यतिकरण का उदाहरण है, जैसे आप पानी की सतह पर मिट्टी के तेल की बूंदें डालें तो आपको 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखेगा। एक स्पेक्ट्रम दिखेगा सूर्य के प्रकाश में, उसमें 7 रंग दिखेंगे। तो मिट्टी के तेल की सतह पर पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर जो सूर्य के प्रकाश में रंगीन स्पेक्ट्रम दिखता है वो किसका उदाहरण है? वो व्यतिकरण का उदाहरण है। और दूसरा आपने देखा होगा जो साबुन होता है, साबुन के बुलबुले कैसे दिखते हैं? रंगीन दिखते हैं। तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखने का कारण भी क्या है? वो है आपका व्यतिकरण होता है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखते हैं व्यतिकरण के कारण। दोस्तों परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश या ध्वनि किसी स्रोत से टकरा कर, ये कोई स्रोत है और प्रकाश गया इससे टकरा के वापस आ गया, तो ये घटना है आपकी परावर्तन की घटना। ध्वनि में परावर्तन जो होता है, आप प्रतिध्वनि सुनते होंगे इको, तो वो परावर्तन के कारण ही होती है, इको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर।
स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि यौगिकों में जो तत्व हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है और स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जोसेफ प्राउस्ट। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। कितना? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु इसमें विद्यमान है। ये आप याद रखिएगा। तो ये क्या है? आपका यौगिक है। मिश्रण में और जो होता है वो तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है, जबकि यौगिकों में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। क्लियर हुआ? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, या परमाणु की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो परमाणु की खोज करने का श्रेय दिया जाता है जॉन डाल्टन को। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया आपका रदरफोर्ड। दोस्तों, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में बताया था। नाभिक की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड। नाभिक जो होता है ये धनात्मक होता है, ये याद रखना। नाभिक पे कैसा चार्ज होता है? ये धनात्मक होता है, प्लस भी होता है। उसके बाद में लिखा गया आपका कैवेंडिश। दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ही की गई है, हाइड्रोजन। और आपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब बड़ी जी का मान सुना होगा, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो वो किसने मान निर्धारित किया था? कैवेंडिश के द्वारा मान निर्धारित किया गया था। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर? अगले चलते हैं। CO2 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में जो संकरण होता है वो होता है आपका sp संकरण। 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? ए। दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि संकरण कैसे निकालते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना, आप पहले आपसे कुछ मान आपसे याद रखने पड़ेंगे। जैसे 2 का मतलब है sp, मतलब एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। 3 का मान है sp2, मतलब p के 2 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल और s का 1। 4 कब बनेगा? sp3। 4 कब बनेगा? 4 बनेगा sp3 में। 5 कब बनेगा? 5, जैसे 5 मान लूँ तो एक d और sp3, मतलब p के 3, s का 1 और d का 1, 3 2 5 हो गए। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। दोस्तों, आपको पता है कि जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर हम देखें इनके जो बाह्य कोश है, जो संयोजी कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो दोस्तों देखें, 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 4, मतलब कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 2 6, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 6। अब जब CO2 है उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? उसमें 2 अणु हैं, 2 अणु हैं। तो देखें इसमें तो 6। अब यहाँ पे देखें, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? वो आपके 2 अणु हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने जाएंगे? 6 दूनी 12। इतना समझ गए आप? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्य कोश में और 12 इलेक्ट्रॉन O2 के बाह्य कोश में बनेंगे। तो 4 और 12 कितने हो गए? दोस्तों, 4 और 12 हो गए आपके 16। ये दोनों 16 कहाँ से आए? इसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। 4 और 12 16 हो गए, और 16 को आप भाग दें किससे? 8 से। 16 को भाग देंगे 8 से। जब 16 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 2। और मैंने आपको बताया था जब 2 होता है तो sp संकरण होता है, जब 3 होता है तो sp2 संकरण होता है, जब 4 होता है तो sp3 संकरण होता है। क्लियर हुआ? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसका सही जवाब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब 2 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का औसत, तो इसको देखेंगे हम तो sp संकरण बनेगा। एक और बता देता हूँ आपको, जैसे H2O, अगर आपसे पूछे जल में किस प्रकार का संकरण है, ठीक है दोस्तों। जल में मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितने अणु हैं? इसके हाइड्रोजन के अणु हैं 2, तो 1 गुणा 2, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 को हम लिखते हैं 2,6, मतलब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के बाह्य कोश में बनेंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अब
यहाँ आप देख लें कि ऑक्सीजन सिंगल है डबल, तो ऑक्सीजन केवल डबल है, सिंगल है, तो इसमें कितने बनेंगे 6 और 2 8। अब 8 बने, और आपको याद रखना है जब 8 या 8 से कम संख्या आए तो आप भाग देंगे 2 से। आप भाग देंगे 2 से, या तो 8 आए या 8 से कम आए, 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 आएगा आंसर। और 4 का मतलब क्या होता है, S का 1 और P के 3, तो sp3 संकरण बनेगा। sp3 संकरण होगा जल के अंदर, याद रखेंगे। बस आपको इतना याद रखना, यदि 8 आए या 8 से कम आए तो हमेशा भाग 2 से देनी है, और 8 से ज़्यादा भाग आएगा तो हमें भाग 8 से देनी है। ठीक है दोस्तों, चलो एक और बताता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अमोनिया, अमोनिया आप देखें, अमोनिया में किस प्रकार का संकरण बनेगा दोस्तों। अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो उसको हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 मतलब 2,5, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 1, और इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कितने परमाणु है इसके, वो है आपके 3। तो इसमें देखें हाइड्रोजन में 3 अणु है इसके, तो 1 या 3, 5 ये वाले इलेक्ट्रॉन, 3 ये वाले इलेक्ट्रॉन, कितने बन गए आपके 5 और 3 8, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और जब भी 8 आए या 8 से कम आए तो 2 से भाग देंगे आप, तो 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, 2 चौक 8। अब यहाँ पे देखें 4 का मतलब क्या होता है, sp3 संकरण। अमोनिया में जो संकरण है वो कैसा है आपका, वो है आपका sp3 संकरण। क्लियर हुआ, अब आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, बस तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा गया, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है। दोस्तों एक परमाणु रिएक्टर जो होता है वो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें विमंदक के रूप में भारी जल होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या है, तो D2O भारी जल होता है, और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें परमाणु रिएक्टर के बारे में, तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु रिएक्टर, ये आप याद रखिएगा। और आपको बता दूं, जो परमाणु रिएक्टर है, दुनिया में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया था शिकागो में, शिकागो यूनिवर्सिटी में लगाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा। परमाणु रिएक्टर का जनक कौन है, एनरिको फर्मी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, भारत में जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था दोस्तों, भारत में लगने वाला पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। याद रखिएगा, अप्सरा था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। दोस्तों भारत में जो परमाणु प्लांट है, परमाणु ऊर्जा प्लांट है, उनको एक दिखाता हूँ आपको। भारत में जो परमाणु प्लांट है वो एक देखिए आप, यह है आपका नरोरा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह है आपका उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरोरा बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद में आप देख रहे होंगे नरोरा के बाद में, ये नरोरा हो गया आपका। ये आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर आपका, राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान। इसके बाद में आप देखें यहाँ पे, यह है आपका गुजरात, और गुजरात में जो मिलेगा वो मिलेगा काकरापाड़, काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात। उसके बाद में है आपका ये नीचे महाराष्ट्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे यह कर्नाटक, कर्नाटक में मिलेगा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और उसके बाद में मिलेगा कुड़नकुलम, कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और यह आपका कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। तो भारत में कितने आज के समय परमाणु संयंत्र हैं जो संचालित हैं, वो हैं आपके 7 परमाणु संयंत्र भारत में संचालित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, यूरेनियम पर हम बमबारी करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने से यूरेनियम टूटेगा 56 बेरियम 144 में, और दूसरा क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 89 में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। नाभिक विखंडन के दौरान यूरेनियम किन भागों में टूटता है, तो वो है आपका बेरियम और क्रिप्टॉन, दोनों आप याद रखें। और कितनी ऊर्जा निकल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकल रही है। और ये कितने न्यूट्रॉन निकले फिर आपके, ये 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की इसी गति को कम करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम किसका, भारी जल का और ग्रेफाइट का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों जो कैडमियम होता है, कैडमियम की रोड लगाई जाती है परमाणु रिएक्टर में, और ये नियंत्रक रोड के रूप में कार्य करती है। कंट्रोलर रोड वो होती है आपकी कैडमियम।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? दोस्तों ऑक्सीकारक और अवकारक के रूप में व्यवहार करने वाला है वो है आपका HNO2 नाइट्रस अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रस अम्ल। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है नाइट्रिक अम्ल, तो आप एक चीज़ याद रखना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस 3HCl इनका जो मिश्रण है इसे हम अम्लराज बोलते हैं, एक्वेरेजिया बोला जाता है इसे, ये बहुत आता है एग्जाम में। अम्लराज जो है ये किससे संबंधित है? तो HNO3 प्लस 3HCl को अम्लराज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा भी कहा जाता है और ये कीटाणुनाशी होती है, लाल दवा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? दोस्तों जंतु कोशिका में क्या नहीं मिलता? तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, रसधानी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्लियर हुआ? दोस्तों पहले हम बात करें कोशिका, कोशिका का अध्ययन आपको याद रखना है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है और एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम। दोस्तों सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? और वो है आपका सेंट्रोसोम। अगली बात इसमें लिखा गया आपका गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी जो होती है इसका काम क्या है? गोल्जी बॉडी प्रोटीन या लिपिड का संश्लेषण करती है। प्रोटीन या लिपिड का संश्लेषण करने का काम है गोल्जी बॉडी का। कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में लिखा गया लाइसोसोम। दोस्तों जो लाइसोसोम है ये पाचक एंजाइम को निकालता है और इससे निकलने वाले पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, उनको खा लेते हैं। तो इसे कोशिका की आत्महत्या का थैला कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या का थैला कहा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया की सबसे पहली जीवित कोशिका कौन सी थी? ये कमेंट में बताना, किसने खोज की थी? ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। दुनिया की सबसे पहली जीवित कोशिका कौन सी थी? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 14, इसमें क्या कहा गया? कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? दोस्तों कौन सा एंजाइम जो बसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलेगा? बसा मतलब लिपिड, तो इसका सही जवाब होगा आपका लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, और लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करेगा, आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है ये लार में होता है और इसका काम क्या है एमाइलेज का? दोस्तों यह स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ेगा लाइपेज एंजाइम, ये भी आप याद रखें। ग्लूकोज के साथ साथ माल्टोज भी बनता है, वो भी आप याद रखिएगा। तो एमाइलेज जो है ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ेगा और ये लार में होता है एमाइलेज। उसके बाद में लिखा गया आपका ट्रिप्सिन। दोस्तों ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन और ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। यहाँ पे लिखा गया आपका पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन जो है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करेगा, अम्लीय माध्यम में। क्लियर? ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कॉकरोच के जो हृदय होते हैं उसमें कॉकरोच के हृदय में चैम्बर होते हैं 13। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 13। दोस्तों कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा का जीव है, याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच। और कॉकरोच में जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। और जो कॉकरोच है इसमें एंटेना आइज पाई जाती हैं, आपने देखा होगा कॉकरोच में एंटेना वाली आंखें पाई जाती हैं। और दोस्तों कॉकरोच के जो ब्लड है इसका कलर वाइट होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन के हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं आपके 4। और जो बर्ड होते हैं, बर्ड के भी जो हार्ट चैम्बर होते हैं उनकी संख्या है 4। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ में भी हृदयों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है दोस्तों, उभयचरों में कितने होते हैं? उभयचरों में होते हैं आपके 3। अगला प्रश्न, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट।
प्लेटलेट का जीवन काल है 3 से 5 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 से 5 दिन। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है आपका 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 20 दिन। 12 दिन से लेकर 20 दिन तक डब्ल्यूबीसी रहती हैं। दोस्तों आरबीसी का काम है ब्लड का फॉर्मेशन करना और डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से लड़ने की क्षमता देना, रोगों से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करती हैं। दोस्तों हम बात करें रक्त की, तो रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू होती है 7.4। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऊतक के उसमें रखा गया। अच्छा ब्लड को ऊतक क्यों माना गया? दोस्तों कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है और हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, ये सारी कोशिकाओं मिली होती हैं, इसीलिए हमने इसको कहा ऊतक। तरल क्यों कहा? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। संयोजी हमारे पूरे शरीर के अंगों को आपस में जोड़ के रखता है ब्लड, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा गया। दोस्तों ब्लड में कौन सी धातु होती है? ब्लड में धातु होती है आयरन। ब्लड में पाई जाने वाली धातु है आयरन। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? दोस्तों अमीबा ये प्रोटोजोआ में आता है और अमीबा में जो मतलब जनन पाया जाता है वो विखंडन होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विखंडन के द्वारा। याद रखना अमीबा प्रोटोजोआ में आता है। दोस्तों हम बात करें अमीबा में फॉल्स फीट होते हैं, नकली पैर होते हैं, इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। कभी क्वेश्चन आए कि अमीबा का मोटर ऑर्गन कौन सा है? सीडोपोडिया को अमीबा का मोटर ऑर्गन माना जाता है। क्लियर? एक चीज आपको और बताऊं, जो अमीबा है, अमीबा की खोज किसने की थी? रोजेनहॉफ के द्वारा अमीबा की खोज की गई थी। रोजेनहॉफ ने अमीबा की खोज की है, ये आप याद रखिएगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अमीबा गंदे पानी में रहता है और अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये अपना आकार बदलता रहता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले? दोस्तों मतलब है कि बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा ये गुजरात में है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों धोलावीरा से खेल के मैदान भी मिला है। खेल का मैदान कहाँ से मिला था? धोलावीरा से मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लिखा गया आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी साइट है, हरियाणा में है, ये भी आप याद रखिएगा। राखीगढ़ी के बाद में यहाँ पे लिखा गया आपका बनावली। दोस्तों बनावली हरियाणा के बनावली है फतेहाबाद जिले में, फतेहाबाद जिले में है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट था, बंदरगाह है। और लोथल किस नदी के किनारे था? भोगबा नदी के किनारे था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों लोथल से क्या चीज़ मिली? लोथल से तांबे का कुत्ता मिला है और हाथी के दांत की तराजू मिली थी लोथल से ही, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कांस्य सभ्यता है, ये भी आप याद रखना, ये कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन। अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों उत्तर मीमांसा लिखा गया है बदरायण के द्वारा, बदरायण ने लिखा है उत्तर मीमांसा। जैमिनी ने लिखा था पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लिखा गया, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा था। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कणाद है। चारवाक के बारे में बात करें तो लोकायत प्रणाली, लोकायत दर्शन जो दिया वो चारवाक के द्वारा दिया गया है, लोकायत दर्शन। और दोस्तों जो लोकायत दर्शन है ये अलौकिक दावों और धार्मिक अधिकार तथा शास्त्रों को खारिज करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों जो हाटक है ये राजधानी थी कंबोज की, कंबोज की राजधानी थी हाटक। अच्छा असमक की राजधानी क्या थी? दोस्तों असमक की बात करें हम तो असमक की राजधानी थी पोटिल, पोटिल असमक की राजधानी थी, ये भी आप याद रखिएगा। सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यहाँ पे लिखा गया गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो महाजनपद थे ये इनकी टोटल संख्या कितनी थी? ये थे आपके 16। और इन महाजनपदों के बारे में जो प्रशासनिक उल्लेख है वो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलता है अंगुत्तर निकाय। और एक ग्रंथ आपको और याद रखना है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये जैन धर्म का मतलब ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में भी
ये जो 16 महाजनपद थे इनकी जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 थे, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा त्यौहार बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है? दोस्तों झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका सरहुल। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं है, सीधा आप याद रखें सरहुल। सरहुल झारखंड का त्यौहार है जो बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों झारखंड यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है आपका पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। अगला, निखिल बनर्जी ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? वो है आपका सितार, सितार वादन में निखिल बनर्जी ने प्रसिद्धि हासिल की है, याद रखिएगा। दोस्तों सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल की, इसका सही जवाब है केरल। भारत की अगर हम बात करें साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल लिटरेसी रेट वो है आपकी 82.14%। ये भी आप याद रखें। फीमेल की कितनी है? दोस्तों फीमेल की है 65.46%, 65.46% ये फीमेल की लिटरेसी रेट है, दोनों आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर है वो कितनी थी? 64.32। अपरिष्कृत साक्षरता दर, इसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता, तो अपरिष्कृत साक्षरता दर थी आपकी 64.32। तो दोस्तों ये था आज का एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।